हूँ कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी शब को जो सिक्योरिटी, जो वहाँ तो दिन का वक्त था, सिक्योरिटी इसका काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ, उसमें कोई भी करारदाद पास नहीं की जा सकी। अमेरिका ने कोशिश की कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे के हमास के खिलाफ करारदाद पास की जाए। ये कोशिश अमेरिका और इसराइल की थी, लेकिन वहाँ पर तो ड्राफ्ट तक नहीं आ सका किसी रेजोल्यूशन का। तो ये कहना कि दुनिया इसराइल के पक्ष में खड़ी है, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। असल बात यह है कि दुनिया हमास के हक में खड़ी है, फ़लस्तीन के मजलूमों के हक में खड़ी है, और ये जंग मजलूम और जालिम के बीच में एक जंग है जिसमें फ़लस्तीन के अवाम मजलूम है और इसराइल की हुकूमत जालिम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आलमी सतह पर कोई भी एक इत्तफाक राय इस सिलसिले में कायम नहीं हो पाया। दुनिया की बड़ी तादाद, देखिए एशिया, मैक्सिमम एशिया फ़लस्तीन के हक में है। चीन और रूस जैसी ताकतें फ़लस्तीन के हक में खड़ी हैं, और जो वेस्ट एशिया के अक्सर ममालिक फ़लस्तीन के हक में हैं। अफ्रीका के 50 से ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीन के हक में हैं। तो आप काउंट करेंगे तो 70% से ज़्यादा दुनिया फ़लस्तीन के हक में दिखाई देगी। लेकिन वो जो एलाइड फोर्सेस हैं, जो पिछले 100 साल से दुनिया में सरगर्म हैं, जिसमें यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के लोग शामिल हैं, या मैं तो बहुत ब्रड बात कहता हूँ, यूरोपियन यूनियन का क्या मतलब है, या यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन का मुश्तरका तौर पर क्या मतलब है? इसका एक लफ्ज़ में मतलब है ईसाई दुनिया। तो ईसाई दुनिया 1912 से बरसरे पैकार है। पहले तुर्की की खिलाफत के उसको तोड़ने के लिए बरसरे पैकार थी, फिर उस नाम पे फ़लस्तीन को बर्बाद करके उस जगह पे इसराइल के क़याम के लिए मुसिर रही, और उसने इस चक्कर में 2 जंगे अजीम इस दुनिया के ऊपर थोपी। उसके बाद ज़बरदस्ती यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए 1948 में इसराइल बनवाया। फिर 1948 से 49 के बीच 70% फ़लस्तीनी अरबों को उनके घरों से बाहर निकाला, बेघर किया, जो कहीं मिस्र में, कहीं लेबनान में, कहीं सीरिया में, कहीं तुर्की में, कहीं कतर में, कहीं सऊदी अरब में, मुख्तलिफ जगहों पर टेंटों में रहने पे मजबूर कर रखा है। तो आज 70% तभी निकल गए थे, और उसके बाद लगातार अरबों के मोहल्लों से उनको बेघर किया जा रहा है, उनके जानो माल पर छीने जा रहे हैं, उनके इज्जत व आबरू पे हमले किए जा रहे हैं। उनका जो एक हक था, जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया था कि फ़लस्तीनी रियासत वहाँ होनी चाहिए, वो रियासत आज तक कायम नहीं होने दी इन लोगों ने। और यरूशलेम पे राजधानी बनाने की इन्होंने ज़बरदस्ती कोशिश की, जबकि बात पहले से तय थी कि यरूशलेम इसराइल की राजधानी नहीं होगा, तिल अवीव होगा, जो है अभी भी है, उसे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन गासिबाना कब्जे की कोशिश, अरबों का लगातार कत्ले आम किया गया है। रोजाना की बुनियाद पे वहां पर 1-2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता है। हर जुमे को मस्जिद अक्सा में हमला करके 2-3 लोगों को शहीद किया जाता है। एक पिछले 8 महीने के अंदर अंदर जो एक स्कर्मिशेस बढ़े हैं, जो फ़लस्तीनियों, इजराइलियों की ज्यादतियां 8 महीने में बढ़ी हैं। 2000 फ़लस्तीनियों को घर से बाहर निकाल के उनकी जगह इसराइल को आबाद किया है पिछले 8 महीने के अंदर। एवरी डे 3 Israelis intrude inside the Arabic lands and they occupy it। तो इसको आखिर कब तक बर्दाश्त किया जा? सारी दुनिया खामोश में। लेकिन सर, मुस्लिम कंट्री भी जो है इसराइल के सपोर्ट में खड़े हो गए। यूएई इसराइल के सपोर्ट में इस वक्त खड़े हैं। देखिए, अभी तक यूएई की खबर एक आई है, सिर्फ एक यूएई की खबर आई है, और वो भी किस तनाजुर में है उसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। मैंने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएई की तरफ से नहीं देखा, इसलिए मैं सिर्फ अपने मीडिया की खबरों की वजह से इसे अप्रूव कर दूं कि साहब उन्होंने किया। मुझे नहीं मालूम, अभी तक मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं उस खबर की तस्दीक कर सकूं। इसके अलावा कौन से मुस्लिम मुल्क का नाम है जिसने इसराइल को अप्रूव किया है? कौन से मुस्लिम मुल्क? किसी ने नहीं किया है। सर, भारत की जो पॉलिसी थी, भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है, भारत सेकुलर मुल्क है। ठीक है, लेकिन भारत की जो अब तक की पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जो भी पहले के नेता थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को हमला हमास ने किया और उस दिन ट्वीट करके इजराइल को समर्थन दिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसे मुल्क के डायस्पोरा ने और मुल्क के क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कंडेम किया है। वजीर आजम के बयान को बहुत ही प्री मैच्योर और प्री टाइमिंग
करार दिया है। और ये जो सेंसिटिविटी है इस इशू की, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है और जो इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है सिंस 1948 ऑनवर्ड्स, ये उसकी सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, जिसे बल्क ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी ने खारिज किया है। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर के इस बयान का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी में पूरा का पूरा शिफ्ट आएगा। हमारा मानना ये है, और इस मुल्क के अक्सर जो तबकात हैं, पार्टीज हैं, उनका मानना ये है कि जैसे यूएसएसआर यानी रशिया एंड यूक्रेन की जंग में भारत ने एक गैर जानिबदार रोल प्ले किया, जिसको अप्रिशिएट किया पूरे मुल्क ने, वैसे ही हमें अपनी पॉलिसी पर कायम रहते हुए फिलिस्तीन के बारे में नॉन अलाइंड पॉलिसी पर अमल करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हमारा दावा प्राइम मिनिस्टर का ये भी है ना कि वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु होने की हैसियत से दोनों जंग करते हुए मुल्कों के बीच मेडिएशन और सालिसी का काम करते हुए जंगबंदी रोकने में पहल करने का काम भारत को करना चाहिए। अगर भारत के इतने प्राइम मिनिस्टर के इतने सारे दोस्त हैं दुनिया में और वो कहते हैं कि उनको तो बहुत बड़ा मानते हैं, तो अगर इतने बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हो चुके हैं विश्व पटल पर, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इंटरवीन करें और कहें भाई जंग रोकिए, फिलिस्तीन को भी रोके, हमास को भी रोके और टेबल पे लाएं दोनों को। ये काम क्यों नहीं किया गया? ये करना चाहिए ना, इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। लेकिन सर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है हमास की तरफ से, जो दिखाया जा रहा है कि एक महिला को निर्वस्त्र करके और नारे तक भी लगाया जा रहा है अल्लाहू अकबर। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? अगर ये वीडियो, इस्लाम तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता बच्चों और औरतों को बिल्कुल मारा जाए। देखिए, इस्लाम के पास अपने उसूले जंग मौजूद है और वो बहुत वाजे हैं कि किसी भी जंग में औरतों, बच्चों और बूढ़े सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। जंग में फतह हासिल कर ली जाएगी तो भी इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खेतियों को नहीं जलाया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट्स को बर्बाद नहीं किया जाएगा। ये इस्लाम का एक जंग का उसूल है। अगर कोई इसे तोड़ता है तो वो गैर इस्लामी हरकत करता है, उसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है, ये तो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आ रही है ना। मैं कह रहा हूं कि आप अपने मीडिया को अगर आज देखें, जो जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते रहे हैं, ये तो अमेरिका और इजराइल के प्रोवाइड किए हुए वीडियोस चला रहा है। ये इनके अपने सोर्सेज नहीं है। अब किसी ने भेजा भी है, अगर कुछ चैनल्स ने भेजा है, तो इनको कहाँ भेजा है? इजराइल के अंदर भेजा है, गजा में तो नहीं गया रहा कोई। तो आप तो ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो इंडियन मीडिया के लोग वहां गए हैं, दे आर रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर नॉट मतलब ये वो नहीं है कि दोनों के मुश्तरका रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो इजराइल और अमेरिका की प्रोवाइड की हुई वीडियोस, डॉक्टर वीडियोस चला के ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है फलस्तीनियों के खिलाफ और हमास के खिलाफ। लेकिन रूबिका लियाकत तो देश की जानी मानी पत्रकार है, एंकर है, वो खुल करके समर्थन में अरे भाई, वो किस बात के लिए जानी मानी है, इस बात को सब लोग जानते हैं, उसको छोड़िए। राष्ट्रवादी एंकर है। नहीं, वो राष्ट्रवादी हैं क्या है, तो सारी दुनिया जानती है कि वो किस बात के लिए मशहूर है, दुनिया जानती है। लेकिन सर आज भारत में एक छवि दिखाई जा रही है बिल्कुल नेगेटिव चीजें, कि जिस तरीके से आतंकवादी यानी पूरे फलस्तीनियों को, हमास को आतंकवादी, क्या आप भी आतंकवादी मान रहे हैं हमास को? नहीं, मैं वो मानता हूं जो दुनिया में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज मानती हैं, और हर इंसाफ पसंद और बैलेंस्ड आदमी वही मानेगा जो रिकॉग्नाइज्ड लीगलाइज्ड बॉडीज जो बात तस्लीम करती हैं। अगर इख्तलाफ होगा तो भी उन्हीं से करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने आज तक 1987 में हमास कायम हुआ था। हमास का मतलब है हरकतुल मुकाविमतुल इस्लामिया, हरकतुल मुकाविमतुल इस्लामिया, यानी इंग्लिश में कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, यानी उर्दू में कहेंगे इस्लामी तहरीक मुजाहिमत, इस्लामी तहरीक मुजाहिमत, ये नाम है हमास का। अब रूबिका लियाकत से जाके पूछिए क्या उनको हमास का नाम मालूम है? अब किसी भी, आपने चूंकि रूबिका का नाम ले दिया था इसलिए मैं कह रहा हूं, रूबिका से पूछिए कि क्या तारीख है, और इसी तरीके से तमाम एंकर से पूछिए कि हमास की तारीख क्या है, फलस्तीन की तारीख क्या है, यहूदियों की तारीख क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है, और तनाज़ा क्या है इन तीनों के बीच में, हैसियत क्या है यरूशलेम और फलस्तीन की। तो इन लोगों को मालूम नहीं है कुछ भी, तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसलिए ये बात मुल्क के तमाम लोगों को समझनी चाहिए कि हमारा जो सो कॉल्ड
मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल का भौपू बन के काम कर रहा है बिना किसी इंफॉर्मेशन। लेकिन सर एक तबका अभी भी ऐसा है जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो कह रहा है हम लगातार जाने को तैयार है, बस परमिशन मिले। इजराइल जाने को सब तैयार है, जाएं, फिर जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, हर शख्स अपने में आजाद है। हुकूमत अगर उन्हें इजाजत दे देती तो चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। वही सर एएमयू में अगर कुछ छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब वो एफआईआर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। देखिए हम तो पिछले सन 48 से मैं कह रहा हूँ गांधी जी से लेके वाजपेयी तक पूरे मुल्क की पॉलिसी और तमाम लीडर्स फलस्तीन की हिमायत में हमेशा खड़े रहे। यासिर अराफात ने इंदिरा गांधी के ज़माने में कहा कि इंडिया मेरा सेकंड होम है, इस हद तक कहा। अब अगर जो आरएसएस की पॉलिसी है वो उस ज़माने में भी प्रो इजराइल थी, इजराइल जब से बना है प्रो इजराइल रहा, आरएसएस प्रो इजराइल रहा है, आज उनकी हुकूमत है तो वो लोग अब सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं चले जाए। मैं भी हुकूमत इनसे कहूँगा कि भाई कुछ जो ये पब्लिक के लोग, नॉट आर्मी, वैसे तो ऑफिशियल स्टैंड हमारा ये है कि किसी भी मुल्क को इस किस्से में पार्टी बन के खड़ा नहीं होना चाहिए, जंग में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। जो बाअसर ममालिक दुनिया के हैं, ख़ास तौर पर वहाँ के पड़ोसी ममालिक, उन्हें अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए फौरी जंग बंदी के इक़दामात करने चाहिए और तमाम फरीक़ैन को एक टेबल नेगोशिएशन की टेबल पे लाना चाहिए ताकि मसले का एक पायदार अमन की खातिर एक हल निकल सके। इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ शोधे अगर जाना चाहते हैं और वो वीजा मांग रहे हैं तो वजीर आजम जरा कंसीडर करें इसको भी, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर फलस्तीन में जिस तरह ये बैतुल मुक़द्दस है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल बताया जाता है और जो है खाने काबा से पहले मुसलमान उधर रुख करके नमाज पढ़ते थे। मुसलमानों का एक श्रद्धा है, वहाँ पर आस्था जुड़ा हुआ है, उसी हिसाब से बैतुल मुक़द्दस, तो उसी हिसाब से पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है उनकी चुप्पी क्या दर्शाता है, ये बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको क्या चुप्पी कहाँ से लग रही है, कोई भी चुप नहीं है। लेकिन शोर मचा के सीने पे हाथ मार के शोर मचाना डिप्लोमेसी और सिफारतकारी का तरीका नहीं होता है, ये बात सामने रखिए। लेकिन सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन के आज ही ऐलान किया है कि वो गुफ्तगू के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। कतर ने और तुर्की ने ऑफर किया है कि हम मेडिएशन करेंगे। ईरान ने बाकायदा कहा है कि हम मेडिएशन को तैयार हैं। तो और क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ममालिक हैं मुसलमानों के जो बोल भी रहे हैं और इनमें से किसी ने भी अभी तक फलस्तीन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला है, एक लफ्ज नहीं बोला है। बल्कि कुछ लोगों ने बहुत ही प्रोवोकेटिव होकर कहा है कि हम भी जाएंगे जंग करने के लिए। ये हम फिर कह रहे हैं कि किसी को इस जंग में जाने से मुझे बहुत बड़ा खतरा ये है कि, और मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं कि इजराइल इंतहाई बदहवासी का शिकार है, वहशत ज़दा एक मुल्क बना हुआ है। अगर एक मुल्क ने भी वहाँ पर जाकर मुदाखलत की कोशिश की जंगी सतह पर, मुझे इस बात का बेहद अंदेशा और खदशा है कि ये जंग न्यूक्लियर ना बन जाए और इजराइल न्यूक्लियर बॉम्ब गजा में इस्तेमाल न करे, इसका मुझे खदशा है। जो बार बार 2 दिन से कहा जा रहा है, अल्टीमेटम नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है कि हम वो करेंगे कि दुनिया याद करेगी और हमेशा याद रखा जाएगा, हम इतने बड़े हमले करेंगे। ये किस तरफ इशारा कर रहा है। तो और एक हदीस ये मौजूद है कि एक ज़माना आएगा कि शाम में की इलाके में एक ऐसी आग लगेगी कि जिसके शोले और जिसके लौ इतनी ऊंची होगी कि मदीना के में ऊँटों की गर्दनें सुर्ख हो जाएंगी। तो अगर वो न्यूक्लियर होगी ना जंग, तो अगर इन्होंने यहाँ इस वक्त वो न्यूक्लियर धमाका करने की हिमाकत की तो ये तो कुर्बे क़यामत की अलामत होगी और बहुत खतरनाक होगा। सवाल है, न्यूक्लियर बम जो है आपने कहा दाग देगा, क्या इतना आसान है कि वो कोई भी दाग दे कि किसी दूसरे ममालिक इंटरफेयर नहीं कर सकता है? नहीं, इंटरफेयर तो दूसरे मुल्क में वो 16 साल से किए हुए हैं। गजा पट्टी पे 16 साल से उन्होंने मुहासरा किया हुआ है और वो वहां पर किसी को नहीं जाने देते, समंदर की जानिब से भी, खुशकी की जानिब से भी। तो उन्होंने इंटरफेरेंस तो कर ही रखा है, ऑलरेडी किया हुआ है। और मैंने कहा कि इस वक्त पहला बार 100 साल की तारीख में एक ऐसा हमला हुआ है कि जिसमें इजराइल को हजीमत उठानी पड़ी है। इतनी बड़ी तादाद में उनके लोग मारे गए हैं। इस वक्त 1000 के करीब इजरायली मारे जा चुके हैं। हमास की कैजुअल्टीज निस्बतन कम हुई हैं और उनके लोग बड़े बड़े आर्मी अफसर और ब्रिगेडियर्स गिरफ्तार होकर हमास की कैद में हैं। इसने फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। तो एक फ्रस्ट्रेटेड ओवर एंथुसियास्टिक
और वहशियाना किस्म का जो माइंडसेट इस वक्त इजराइल का है उसे समझा जा सकता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस बात को कंसीडर करें कि साहब ये लेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट नहीं, ये करना चाहिए, ये न करना चाहिए। इस वक्त इस फ्रस्ट्रेशन में कोई भी अनमाइंडफुल स्टेप लिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे खदशा है, वो तो बहुत डिवास्टेटिंग होगा पूरी दुनिया तो के अमन की बहाली के लिए आप भारत से भी और मुल्कों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो भारत से ही कह रहे हैं सबसे पहले कि हमको दावा है और वजीर आजम को हमारे दावा है कि वो विश्व गुरु हैं। वजीर आजम को दावा है कि दुनिया के सारे ममालिक, नेतन्याहू भी और जो बाइडन भी और पुतिन भी और सबके सब वजीर आजम को अपना बड़ा समझते हैं, अपना दोस्त भी समझते हैं, अपने से बड़ा भी समझते हैं। तो वजीर आजम को फौरी तौर पर जंगबंदी कराने के लिए इकदाम करने चाहिए ना। इंतजार किस बात का है? मोदी जी तो खुलेआम एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। यही मैं कह रहा हूँ कि एकतरफा सपोर्ट करके आप क्या करके पैगाम देना चाहते हैं दुनिया को कि आप पार्टी हैं। अगर आप पार्टी बन जाते हैं तो आप मीडिएशन में फिर नहीं आते हैं। इतनी डिप्लोमेसी की समझ सबको होनी चाहिए। हमारा लिए इस वक्त जरूरी है कि हम मीडिएटर बने। जो बात कतर कह रहा है, जो बात तुर्की कह रहा है, वो भारत को कहनी चाहिए। कहा यह जाता है कि हमास ने पहले हमला किया था। हमास ने किया, इसमें क्या दो राय है कि हमास ने ही पहले हमला किया है, लेकिन नेगोशिएशन के टेबल पे तो दोनों भाई देखिए, हमास का हमला करने के बाद जो सिचुएशन में चेंज आया है, वो सिचुएशन में फर्क यह आया है कि आज हमास और इजराइल टेबल पर बैठकर बात करने की पोजीशन में है, दोनों बराबर की पोजीशन में है। बात तब होती है जब दो बराबर के फरीक बात करते हैं। एक मजलूम और पसपा फरीक एक फातेह फरीक के साथ बैठे तो एक पुरअमन और एक पुरइंसाफ मुआहिदा नहीं हो सकता और पायदार अमन के इम्कानात पैदा नहीं होते। लेकिन अगर दो बराबर के फरीक एक साथ टेबल पे बैठ के कोई बात करें तो पायदार अमन के लिए एक हल तलाश करने के इम्कानात बहुत रोशन होते हैं। और आज वो सिचुएशन आई है कि हमास और नेतन्याहू एक साथ बैठ के वो और महमूद अब्बास एक साथ बैठे और इंडिया बिठाए उनको। लेकिन हमास तो लगातार जो है इस बार जो है वो नेगोशिएशन के लिए मतलब मना कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो है जो अकॉर्ड्स हुए या जो भी डील्स हुई उसमें इजराइल जो है अपने वादों से फिर गया, किसी भी चीज को उसने नहीं माना, खिलाफ वर्जी की। देखिए, हर जंग का अंजाम टेबल पर ही निकलता है। ये बात हमास के लोगों को भी मालूम होगा और इजराइल को भी मालूम होगा। आना तो टेबल पे ही है अल्टीमेटली, आ जाएं या कल आएं या एक हफ्ते के बाद आएं, तो जब टेबल पे आना ही है तो हर एक को, और यही तो है समझाने बुझाने की बात, यही है कि अगर हमास ये बात कह रहा है तो हमास को भी कुछ बासर रोक समझाएं कि वो नेगोशिएशन की टेबल पे आए और आएंगे। लेकिन जब भी युद्ध हुआ है हमेशा फिलिस्तीन की हार हुई है, 12% फिलिस्तीन बचा है, क्या लगता है? नहीं, लेकिन वो तो बाजी की बात हो गई ना। हाँ। आज सिचुएशन, मैंने कहा कि सिचुएशन बदली है। आज हमास टॉकिंग टर्म में है। आज हमास ने जो हमला किया है उस हमले में उसने इजराइल को जो नुकसानात पहुंचाए हैं वो पिछली एक सदी में नहीं पहुंचे हैं इजराइल को ऐसे नुकसान। पहली बार ऐसा हुआ है, कहा जाता था कि इजराइल के सीमा में कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता। 30 किलोमीटर हमास अंदर घुस गया। अभी तो परिंदे नहीं, रॉकेट पर मार रहे हैं और 10,000 के करीब रॉकेट जा चुके हैं अंदर। मैंने इसीलिए कहा कि टॉकिंग टर्म पे आ गए ना। क्या लगता है इस बार जीत होगी फिलिस्तीन की? देखिए, ये तो कहना बहुत ही कबलस वक्त है कि जीत और हार किसकी होगी, लेकिन इब्तदाई मरहले में इजराइल को बहुत से नुकसानात ज्यादा हुए हैं, लेकिन इंतहाई मरहले में मुझे यही लगता है कि गजा के नुकसानात बढ़ ना जाए, कि गजा की तरफ नुकसानात बढ़ें। लेकिन यहाँ ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इस वक्त की वॉर स्ट्रेटेजी है उसमें इजराइल डिफेंसिव पोजीशन में आके आज भी डिफेंसिव पोजीशन में इसलिए खड़ा है कि 100 से जायद और एक नामालूम तादाद में इजराइल के बहुत से शहरी और फौजी अफसरान हमास की कैद में हैं और हमास ने उनको शील्ड बना के पूरे गजा पट्टी में फैला दिया है, जिससे फिजाई हमले करने में बहुत परेशानी होगी इजराइल को। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इन लोगों को रखेंगे, आपने फिजाई हमले किए, आप ही के बम से आपके लोग मारे जाएंगे, जिसकी वजह से इजराइल को प्रॉब्लम है बड़े ऑपरेशंस करने में। उनकी ख्वाहिश ये है हमास की कि ये ज़मीनी फौज दाखिल हो, और अगर ज़मीनी फौज इजराइल की दाखिल होती है हमास के इलाके में तो ये मुकाबला बहुत भयानक होगा, क्योंकि हमास के लड़ाके भी जो 30,000 से जायद है और दूसरी तरफ 23 लाख की पॉपुलेशन है अंदर, ये पॉपुलेशन मुकम्मल तौर पर इजराइल को अपना दुश्मन समझती है। तो अगर 3-4 लाख फौजी इजराइल की
दाखिल हो गए हमास में, तो 23 लाख की ये पॉपुलेशन और 30,000 से ज्यादा ये मुसल्ला फौज हमास की, ये तो बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा सकती है, इसलिए वहां जाना नहीं चाहते अंदर। सर आखिर में एक सवाल है कि अमन की बहाली के लिए आप डॉक्टर तस्लीम रहमानी क्या कहना चाहेंगे? आपकी अपनी क्या राय है प्रश्न में? मैंने तो अपनी पर्सनल राय ही दी कि इंडिया को, खासतौर पर वजीर आजम को ये चाहिए कि वो नेगोशिएशन के लिए आमादा करें तमाम फरीकैन को, और एक मुसालिहाना रोल सबसे पहले पेश करें दुनिया के सामने, ताकि हमारी छवि सबसे ज्यादा बुलंद हो। ये जरूरी है वजीर आजम के लिए। ठीक है, थैंक यू। भाई लाइव कर रहा है, एडिट नहीं हो पाएगा, लाइव कर रहा है, बोले जाना चाहिए, आवाज आ रही है।